हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 1 संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा? अपर में संख्या किसे कहते हैं और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ा। आज हम क्या लगाएंगे? प्रश्नावली 1.2 लगाएंगे। तो प्रश्नावली के सवाल क्या है? पहला सवाल है सवाल नंबर 1 कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि सत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि हमें पता है वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। या हम लिखते हैं कि अपरिमेय संख्या के बारे में भी लिखते हैं, तो लिखते हैं कि अपरिमेय संख्या ऐसी वास्तविक संख्या है जिसे p बटे q के रूप में हम नहीं लिख सकते। तो हम पहले ही लिखते हैं कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। इसका दूसरा है सवाल कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप में होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। उत्तर हम लिखते हैं असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक और जीरो संख्याएं होती हैं, लेकिन जो प्राकृतिक संख्या होती है वो सिर्फ धनात्मक होती है। इसलिए क्या है कि ये कथन असत्य है। देखिए आप दिया है ना संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु का मतलब क्या है कि सभी। तो देखिए हमने लिखा है ये संख्या रेखा बनाया है। संख्या रेखा पे क्या होता है, तो क्या होता है, ये ऋणात्मक संख्या भी होती है, धनात्मक संख्या होती है, लेकिन हमें पता है क्या कि प्राकृतिक संख्या सिर्फ धनात्मक होती है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि प्रत्येक संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु जो है वो प्राकृतिक संख्या हो सकती है या इसका वर्गमूल हो सकता है। इसलिए प्राकृतिक संख्या सिर्फ धनात्मक होती है। अब तीसरा दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। उत्तर हम लिखेंगे कि असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं जो है वो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं का संग्रह है। तो वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आती हैं। इसलिए हम नहीं कह सकते कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या भी है। इसलिए कथन क्या है? असत्य है। प्रश्न नंबर 2 है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। उत्तर हम लिखते हैं कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। देखिए हम जानते हैं, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में हम लेते हैं वर्गमूल। मान लीजिए वर्गमूल ये अंडर रूट 1 है तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। और अंडर रूट 4 है तो ये निकल के इसका हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसी तरह अंडर रूट 9 है, इसको हम हल करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? ये 3 आ जाएगा। तो ये क्या उदाहरण है? इसे हम समझते हैं कि ये आया कैसे है। देखिए यहाँ दिया है ना अंडर रूट 1, तो ये इसे हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि एक का वर्गमूल अगर हम इसे लिखेंगे एक का वर्गमूल, तो इसका मतलब क्या होता है ना कि इसे रूट में या अंडर रूट कह सकते हैं, इसके 1 कर देते हैं रूट में। तो 1 का मतलब क्या होता है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 1 इंटू 1, क्योंकि एक में गुणा करेंगे एक का तो इसका वो एक ही आएगा, तो इसलिए इसमें से एक बाहर आ जाएगा। ये हो गया। उसी तरह देखिए यहाँ पे दिया है ना कि अंडर रूट 4, इसी तरह हम लिख सकते हैं कि 4 का वर्गमूल। 4 का वर्गमूल लिखने का मतलब क्या हो गया कि इसको हम लिख सकते हैं रूट में 4। इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट या रूट में 4 लिख सकते हैं। अब इसको हम हल करेंगे तो इसका क्या होता है ना, हमें निकालना होता है ऐसे कि इसे डबल दो संख्या इसे प्राप्त करते हैं या लसक कह सकते हैं। तो मान लीजिए आप इसको हम लसक निकाल सकते हैं। देखिए 4 है तो आप इसको लसक निकालेंगे तो 2 दूना के 4 हो गया, फिर 2 से 2 एकम 2 हो गया। तो ये 2 बार आया है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। बात एक ही हुई, लेकिन जब 2 बार आया है इसको हल किया जाता है तो इस 2 में से सिर्फ एक निकाल दिया जाता है बाहर। तो ये 2 है तो इसका इसमें से एक निकाल दिया जाता है बाहर। तो ये 4 का वर्गमूल का ये हल आ जाता है। कितना आ जाता है? 2। इसी तरह आप 9 का भी देखेंगे अंडर रूट 9, तो ये अंडर रूट 9 अगर है तो इसको ये अंडर रूट 9 है तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू 3, 3 3 9। जब दो संख्या 2 आ गया, 2 बार आ गया ये संख्या, एक संख्या 2 बार आ गई तो इसको में से 2 में से एक बार निकाल देते हैं, इसको हम लिख देंगे 3। ये क्या 1 2 ये परिमेय संख्या। अगर यहीं पे होता है ये अंडर रूट 2 तो ये क्या हो जाता है? ये अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं है, क्योंकि कुछ होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। प्रश्न नंबर 3 या सवाल तीसरा क्या है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए हमें संख्या रेखा, हमें पता है कि संख्या रेखा क्या है। एक हम ऐसे संख्या रेखा बना लेते हैं। पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। मान लीजिए संख्या रेखा हो गई हमारी। संख्या रेखा हमने बना दी। यहाँ पे लिख दिया हमने 0 1 2 3, इधर भी लिख दिया -1 -2 -3 -4। एक संख्या रेखा हमने तैयार कर लिया। इस संख्या रेखा पे हमें क्या करना है ना कि पहले यहाँ से हमें पूछा कितना है? अंडर रूट 5 का मान पूछा है। तो अंडर रूट 5 को निरूपित करने के लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ से लिखेंगे यहाँ पर 2 तक जाएंगे। यहाँ से लिखेंगे 2, संख्या रेखा 2 पर जाएंगे। संख्या रेखा 2 पर जाने के बाद फिर यहाँ से हम क्या करेंगे? 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? चांदा चाहिए। देखिए इसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखा हमने, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएंगे। यहाँ से हम 90 अंश का कोण देख रहे हैं, यहाँ पे 90 अंश लिखा है, ये 90 अंश। तो यहाँ पे हमने इसको
लिख दिया। देखिए यहाँ पे हम बिंदी लगा दिया हमने, ये 90 अंश। फिर अब यहाँ से इंच ले लेते हैं। फिर यहाँ से कितना हमें लेना है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक की 1 है, यहाँ पे 2 है, तो वही यहाँ से यहाँ तक हम कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। तो फिर यहाँ से यहाँ तक हम 1 सेंटीमीटर की दूरी लेके फिर यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। ये हमने लाइन खींच दिया। अब क्या करना है, हमने इस बिंदु को फिर यहाँ से मिला देना है। फिर इस बिंदु को यहाँ से हम मिला देंगे। ये मिलाया गया है जो बिंदु, ये इस बिंदु को हम यहाँ से मिला देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये √5 हो जाएगा। बात जो है, ये तो हमारी संख्या रेखा पे नहीं है, ये तो यहाँ से यहाँ तक हमने लाइन खींच दिया। लेकिन हमें क्या करना है, इसे संख्या रेखा पे, मतलब इस लाइन पे इसे दर्शाना है। इस लाइन पे दर्शाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक लंगड़ा प्रकार चाहिए। लंगड़ा प्रकार आप लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो सेम उसमें उसके मुंह में भर लेंगे। मान लीजिए ये लंगड़ा प्रकार है हमारे पास, हमने 2 पेन लिए, फिर यहाँ से फिर इसके बाद क्या करना है ना, वही इसी को लंगड़ा प्रकार, उसी ऐसे लंगड़ा प्रकार को आप ऐसे हिलाते जाएंगे कि ये जहाँ काटे वही ये आ जाएगा। उसी तरह आप लंगड़ा प्रकार से वही चाप के द्वारा यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो ये यहाँ पे काटेगी। यहाँ पे तो ये जिस बिंदु को काटेगी, इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये सेम होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसको हम लिख सकते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे निरूपित किया है, जैसे ये मान लीजिए C है, ये B है और ये A है। इसको हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि जो AC मतलब ये अंडर यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, ये अंडर ये AC बराबर है यहाँ से A से B तक की दूरी A B के बराबर है। ये आया कैसे, इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ा है पिछली क्लास में, तो उसे हम समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है ना, ये कर्ण का वर्ग होता है, फिर इसके बाद ये होता है हमारा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग हो गया, ये हो गया। अब इसमें हम देखते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना था हमारा, ये आधार कितना था, 2 था, तो ये आधार हमने ले लिया 2 का वर्ग कर देंगे। ये लंब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये 1 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 का वर्ग। 1 का वर्ग लिख दिया, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना के 4, फिर प्लस 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो गया। अब क्या करना है, ये तो कर्ण का वर्ग है, हमें क्या पता करना है, सिर्फ कर्ण के बारे में पता करना है। तो इसको वर्ग हटाने के लिए क्या करते हैं ना, रूट लगा देते हैं दोनों साइड। तो यहाँ पे रूट लगा देंगे तो ये कर्ण का वर्ग, ये यहाँ पे हो जाएगा √5। तो ये हो जाता है, ये जो वर्ग है इस वर्ग से ये कट जाता है, बचता कहाँ है, बच जाता है यहाँ पे, यहाँ k बच जाता है, मतलब सिर्फ कर्ण बच जाता है और ये √5। इस तरीके से हमारा √5 का मान आ गया है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप है जो वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है। वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है, इसके लिए हम देख लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं आप इसे वर्गमूल सर्पिल की रचना। ये हमें लेना क्या है, हमें लेना है, ये हमारे पास इंच है, यहाँ से हमें लेना है यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर की दूरी। देखना यहाँ से यहाँ तक हमें लेना है 1 सेंटीमीटर की दूरी, इसलिए मान लीजिए हमने यहाँ पे एक रेखा खींच ली 1 सेंटीमीटर। फिर ये जो यहाँ बिंदु है, यहाँ से हमें 90 अंश का कोण दिख रहा है ना, यहाँ पे कोण बना है, इसे हम 90 अंश का कोण से फिर यहाँ पे हम रखते हैं ये हमारा चांदा, यहाँ से हम 90 अंश का कोण बनाते हैं। देखते हैं ये रेखा पे हमें 90 अंश का कोण बनाना है, ये रेखा पे हमने रख दिया, ये 90 अंश कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब इसको क्या करना है, इसको हम यहाँ पर ये सीधा रेखा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 90 अंश। यहाँ देख रहे हैं ना 90 अंश जो बना है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 90 अंश। लेकिन हमें दूरी कितनी लेनी है, सेम लेनी है। हमने ये नीचे की दूरी जितनी ली, ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर होनी चाहिए, इसलिए यहाँ से यहाँ तक जो 1 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से भी हम 1 सेंटीमीटर का लेंगे। 1 सेंटीमीटर दोनों हमने ले लिया, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, दोनों हो गया। अब हमें क्या करना है ना, ये दोनों रेखा को मिला देनी है। इसी को क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा ये √2 का मान आ जाएगा, ये √2 है ना। जो ये बिंदु है, यहाँ पे हम अपने चांदा को रखेंगे और फिर यहाँ से 90 अंश का कोण लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने चांदा रखा, फिर यहाँ से 90 अंश, देख रहे हैं यहाँ पे 90 अंश, तो ये यहाँ पे आ जा रहा है, देख रहे हैं ये 90 अंश है, ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ से हमें सेम दूरी लेना है, जितना हमने यहाँ की दूरी ली वहीं से दूरी वही लेना है। जो सेम दूरी आपने स्टार्टिंग में जो ली है, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वही दूरी आपको रखनी है। तो यहाँ से फिर वही 1 सेंटीमीटर जो है ये दूरी रखेंगे। फिर यहाँ से अब क्या करना है ना, इसको ये 0 से, ये जो संख्या रेखा यहाँ पे इसको मान लेते हैं 0, फिर इसको यहाँ से मिला देना है, इसको मिला देंगे यहाँ पे, ये मिला देंगे तो ये हो जाएगा। इसी का नाम रखेंगे हम √3। कितना रख देंगे, ये √3। ये क्या है, इसको मान लेते हैं हम P1, ये मान लेते हैं P2। फिर ये हो गया हमारे, ये 90 अंश का कोण है, इसलिए हम बना देते हैं यहाँ पे 90 अंश का कोण, समझ में आ जाए। जैसे हमारे बुक में दिया है, देखिए जैसे हमारे बुक में दिया है ना, देखिए सेम हमने लाइन को, ये वाली लाइन को ऐसे सीधे ले लिया, इस वाले लाइन को इसने ऐसे तिरछा ले रखा है, कुछ नहीं है। और ये 90 अंश का कोण है, दिख रहे हैं यहाँ तक 1-1 है, 1-1 सेंटीमीटर दोनों की दूरी बराबर ली गई है और ये दोनों मिला दिया गया है, तो ये √2 इसका मान हो गया। देखिए ये भी सेम है, देखिए यहाँ पर भी ये हो गया, ये हमारा 90 अंश, ये दोनों का 1 सेंटीमीटर है, ये उसके बाद जो हमने से रेखा मिलाई है वो क्या हो गया, ये √2 हो गया। उसी प्रकार फिर हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक रखना है, यहाँ पे रखिए फिर चांदा, यहाँ पे रखिए चांदा, फिर यहाँ से ये 90 अंश, यहाँ से हम मानते हैं यहाँ से 90 अंश हो गया, ये 90 अंश लिखा है, यहाँ से हम लिखते हैं 90 अंश। फिर वही से सेम दूरी, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे है ना, 1 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर, फिर वही यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम रखते हैं 1 सेंटीमीटर की। ये सेम इसी के 90 अंश के कोण में एकदम सीधी रेखा होनी चाहिए, 90 अंश के कोण में एकदम सीधी रेखा होनी चाहिए। फिर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर लेंगे, फिर इसको क्या करना है, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर इसको ऐसे ही मिला देना है। फिर वैसे ही आप ऐसे करते जाएंगे तो ये हो जाएगा √5। फिर ऐसे ही आप दूरी लेंगे, फिर यहाँ से चांदा नापेंगे, फिर इसके बाद ऐसे करते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक सर्पिल की रचना हो जाएगी। तो ये वर्गमूल सर्पिल हो गया, ये आपका √6 हो जाएगा। ये दोनों ये सेम दूरी, आप जो स्टार्टिंग में दूरी रख रहे हैं ना 1 सेंटीमीटर, आप सेम दूरी आप रखेंगे तो ऐसे आप बना सकते हैं आसानी से। ऐसे बनता जाएगा, ये एक सर्पिल का आकार ले लेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।